अरे सुनिए, नए जमाने के भाजपाई रावण से तो मिलते जाइए। ये देखिए, एक तरफ से ये वाली तस्वीर आई है और दूसरी तरफ से जवाब के रूप में ये वाली तस्वीर आई है। फिलहाल इन तस्वीरों को 1-2 सेकंड देखकर काम चलाइए, क्योंकि आगे विस्तार से इस पर बात करनी है। इसके साथ ही इन तस्वीरों के साथ जो बातें लिखी हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले ही भीतर सरेंडर करना शुरू कर दिया है और खुद ही इस बात का संकेत भी देने लगे हैं कि उनका चेहरा अब चुनाव में काम नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, और किस तरीके से राजस्थान में खुद ही अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, एक मामला और है। घर से निकलने ही वाली थी बारात कि बाराती छोड़कर भागने लगे पीएम मोदी का साथ। जी हां, एनडीए के एक महत्वपूर्ण साथी ने 440 वोल्ट का झटका देते हुए बीजेपी से किनारा कर लिया है। इस कहानी पर भी विस्तार से बात करेंगे। उधर पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर से आरटीआई लगाई गई थी और इसमें जो जवाब आया है उसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक शर्मसार होगा, और जिन लोगों ने इस फंड में कुछ पैसा दिया होगा वो तो निश्चित ही ये सोचेंगे कि कोनो उनकी जेब काट लिया है। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, अंत तक देखिएगा। और हाँ, हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम तुरंत। वहीं बगल में घंटी भी है, उसको दबाना बहुत जरूरी होता है। काम पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब सबसे पहले इस पोस्टर को देख लीजिए। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। राहुल गांधी की तस्वीर पर 6 और चेहरे लगाकर 7 सिरों वाला रावण दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने लिखा है कि ये नए जमाने का रावण है, ये दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम का विरोधी है और इसका लक्ष्य है भारत को बर्बाद करना। नीचे इसी तस्वीर पर लिखा है, ए कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। अब दूसरी वाली तस्वीर को भी देख लीजिए, इसके बाद दोनों पर बात करेंगे। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताए जाने के बाद यूथ कांग्रेस ने ये वाली तस्वीर शेयर की और लिखा, मिलिए महादानों से, मोदानों से, जिसकी वजह से आज देश में लोकतंत्र, संविधान, रोजगार, अर्थव्यवस्था और सब कुछ खतरे में है, और जिसके हाथ मणिपुर के मासूमों के खून से रंगे हुए। इस तस्वीर पर लिखा है, हिंदुस्तान खतरे में है, मोदानो अभ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय परम मित्र अडानी। यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं की छवि पोस्टरबाजी के माध्यम से खराब करना चाहती हैं। मगर एक बार फिर से इस तरह की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है जहां से आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे राहुल गांधी की इस तस्वीर से एक और सवाल उठता है कि बीजेपी उन्हें रावण बता रही है। क्यों बता रही है भाई? अब तक तो राहुल गांधी पप्पू हुआ करते थे, जिन्हें किसी चीज की कोई समझ ही नहीं थी, बोलने तक नहीं आता था, कोई ज्ञान नहीं था। तो कल तक जो आदमी पप्पू था, आज वो रावण कैसे हो गया? क्योंकि रावण के बारे में तो कहा जाता है कि वो महापंडित हुआ करते थे, यानी बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो क्या बीजेपी खुद भी ये मान चुकी है कि अब पप्पू वाली छवि ध्वस्त होने लगी है? कुछ और बताना पड़ेगा। लिखा यह भी गया है कि राहुल गांधी पापी हैं, धर्म विरोधी हैं, इनका लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है। तो सवाल यह भी है कि जिस राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लगातार बीजेपी की तरफ से धर्म विरोधी बताया जाता है, वही पार्टी इस देश में ज्यादातर समय तक सत्ता में रही है, और यदि वो ऐसा कुछ कर रहे होते तो क्या बीजेपी जैसी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व भारत में बन पाता? इसके अलावा एक बात और समझने वाली है कि क्या बीजेपी के पास पिछले 9 सालों से सत्ता में होने के बावजूद जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करने का अवसर नहीं बचा है? कुछ साल पहले तक इस तरह की पोस्टरबाजी में कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं पड़ते थे, मगर अब शायद उन्हें यह बात समझ में आ गई है, देर से ही सही, कि इन चीजों का जवाब दिए बिना काम नहीं चलने वाला है। बहरहाल देखते जाइए, चुनाव नजदीक आते आते किसके कितने सिर हो जाते हैं और किसके कपार पर सींग लग जाती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान की। आज एक बार फिर से पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे थे और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी यात्रा के साथ साथ चुनावी यात्रा भी थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा में बहुत फर्क नहीं रह गया है। देखा जाता है कि प्रधानमंत्री चाहे किसी भी मंच पर हो, उसका राजनीतिकरण भरपूर होता है और विपक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। बहरहाल आज उन्होंने क्या क्या कहा और राजस्थान में क्या क्या चल रहा है, हल्की सी चर्चा इन सब की करेंगे कि कैसे पीएम मोदी खुद ही चेहरा छुपाने वाला काम कर रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने आईआईटी कैंपस को देश को समर्पित किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आईआईटी जोधपुर साल 2008 में बना था, जहां प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। झंडी दिखाने के साथ साथ ये वादा भी किया कि मैं रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। अब सवाल यह है कि रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से बढ़िया बनाने के लिए राजस्थान में सरकार होने की क्या आवश्यकता है? ये काम तो केंद्र सरकार का है, रेलवे का है। वैसे चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से बढ़िया बनाने के बाद उसका क्या किया जाएगा, यानी किस सेट के नाम किया जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि स्टेशन चाहे जितना बढ़िया बन जाए, यात्रा तो ट्रेनिये में करनी है, और ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना आज भी कितनी बड़ी लड़ाई वाला काम है, यह आप सबको पता
पता है घूस देना पड़ता है, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है ज्यादातर जगहों पर, तब जाके कहीं कहीं सीट मिल जाती है। इस तरीके के आरोप आए दिन सामने आते हैं। ट्रेनों की हालत ऐसी है कि आज भी कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट हो जाएगी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो पहले ट्रेनों को टाइम पर चलाना जरूरी है, हर व्यक्ति को रिजर्व सीट मिले इसकी व्यवस्था जरूरी है, या फिर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसे बना देने की आवश्यकता है। इसका फैसला आप लोग करते रहिए। वैसे एक बात और याद दिला दूं, हाल ही में उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। उसके बाद ये पता चला कि जिस पैसे को ट्रेनों की सुरक्षा में लगाना था, उस पैसे से स्टेशन के सामने झंडा खड़ा कर दिया। अब झंडा को देखकर सलामी ठोकते रहिए और अपनी जान को पॉकेट में रखकर रेल यात्रा करते रहिए। यहाँ एक बात और है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए सिलेंडरों के लिए दाम कम कर दिया है और दशहरा तथा दिवाली से पहले इसे गिफ्ट बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की 70 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वैसे यहाँ एक और कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि राजस्थान के लोगों को पहले से 500 रुपए में सिलेंडर वहां की सरकार दे रही है, तो फिर सिलेंडर का दाम पीएम मोदी द्वारा कम करने से राजस्थान के लोगों को कैसे फायदा मिलेगा, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। सवाल तो ये भी है कि जो सिलेंडर 410 रुपए का मिलता था 9 साल में, उससे इतना विकास करवाया गया कि दाम 3 गुना हो गया। और आज यदि 100, 200, 300 रुपया घटाकर कोई अपनी पीठ थपथपाए तो फिर 410 को 1100 के पार पहुंचाने वाले कौन थे? इसमें पाकिस्तान का हाथ था या चीन का पैर था? इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। वैसे पिछले कई सालों में लगातार देखा गया कि चुनाव से 2-4 महीने पहले एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीजों के दाम घट जाते हैं और चुनाव के तुरंत बाद अचानक से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने लगता है, चढ़ जाता है, या फिर हवा चढ़ा दिया जाता है और ये सब कुछ महंगा होने लगता है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट को यदि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल आज की तारीख में सबसे सस्ता मिलना चाहिए था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजस्थान के युवाओं को कांग्रेस ने माफियाओं के हवाले कर दिया है। शायद परीक्षाओं में हो रही चोरी की बात कर रहे थे। अब खबरदार जो किसी ने मध्य प्रदेश के व्यापम और अन्य परीक्षाओं को याद दिलाया और उत्तर प्रदेश वाले टेट का नाम भी न लें, एक शब्द नहीं बोलना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई है तो याद आया, लगभग 9 साल पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार किसी व्यक्ति ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की जांच सीबीआई करेगी। वो जांच हुई कि नहीं हुई? जांच में अब तक क्या मिला? कुछ मिला कि सब ठन ठन गोपाल निकला? आपको कहीं से पता चल जाए तो हमें बताइएगा जरूर। बाकी जांच के नाम पर उत्तर प्रदेश की कई सारी सरकारी भर्तियों को सालों साल लटका कर रखा जाता है। एकदम 5 वर्षीय छोड़िए 10 वर्षीय योजना बनाकर रख दिया गया है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी गरीबी को याद करते हुए दिखे और कहने लगे कि मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों का दर्द समझ सकता हूं। आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं गरीबी में जिया हूं, मगर सवाल यह है कि गरीबी में जीने के बावजूद पिछले 9 सालों में देश के गरीबों की स्थिति में कितना सुधार आया, कितना वास्तविक सुधार आया, वो बतौलेबाजी वाला नहीं, ये तो गरीब ही बता सकते हैं। पीएम ने यहां पर लाल डायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन के हर एक करतूत शामिल है। इसके कुछ ही देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा के हेडक्वार्टर में बैठकर बाकायदा एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत, जफर इस्लाम ने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था। 5 साल तक मेरी सरकार को डिस्टर्ब रखा। इनकी करतूतों के कारण 40 दिनों तक विधायक होटल में रहे। गहलोत ने यह भी कहा कि लाल डायरी को लेकर एक षड्यंत्र किया गया जो कि अब फ्यूज हो चुका है। वैसे लाल डायरी को लेकर एक सवाल यह भी उठता है कि यदि उसमें करप्शन का कोई इतना ही बड़ा मामला है जो कांग्रेस की पोल खोल सकता है, तो फिर उन बातों को सामने रखना चाहिए, उन भ्रष्टाचार को सामने रखना चाहिए, न कि लाल लाल डायरी बताकर लोगों को सिर्फ हवाबाजी का शिकार बनाया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल डायरी दिखाकर हवाई माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे एक वक्त में 2G घोटाला, कोयला घोटाला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला का आरोप लगाया गया था और 9 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कहीं कुछ अता पता नहीं चला। उधर पिछले दिनों राजस्थान में ही बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार जो भी जन कल्याण योजना चला रही है, हम सत्ता में आएंगे तो किसी को बंद नहीं करेंगे। यानी एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है, खुद पीएम मोदी कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि जो जन कल्याण योजनाएं चला रही है कांग्रेस, हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो यदि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, जनता के हित में कोई योजना ही नहीं चलाई, तो फिर आप किस बात की सफाई दे रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बंद नहीं करेंगे, डरो नहीं। राजस्थान में ही पीएम मोदी ने मंच से एक बात और कही जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी विपक्षी गठबंधन की बात आती है तो मीडिया तथा भाजपा के नेता जोर जोर से पूछने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगते हैं कि बारात का दूल्हा कौन है, विपक्ष की बारात का दूल्हा कौन है। मगर मैं गारंटी देता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और किसी भी राज्य को लेकर यही गोदी मीडिया एक बार भी इस सपने में भी नहीं पूछ सकता कि वहां पर दूल्हा कौन है। यानी
बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, उसकी बारात का दूल्हा कौन होगा, गोदी मीडिया पर यह सवाल कहीं भी नजर नहीं आ सकता। जबकि चर्चा इस बात की है कि राजस्थान में आधा दर्जन से अधिक लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब प्रयास में है, सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे। हालांकि चाहते तो सब है, चाहने से क्या होता है। वहीं चर्चा इस बात की भी होती है कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा दिल्ली वाली बीजेपी के बीच दूरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, सीएम का चेहरा सामने न रखने को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजस्थान में एक ऐसी ही बात बोल गए जो अपने आप में सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चेहरा कमल है, जबकि पिछले 9 साल में हर तरफ चर्चा एक ही बात की रही कि प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने ना तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग नजर आते हैं और न ही कोई कमल। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक सबको याद कर लीजिए। सवाल यह भी है कि पिछले दिनों कर्नाटक में और उसके पहले भी लगातार हर जगह प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट मांगा जा रहा था। कर्नाटक में तो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर खड़े उम्मीदवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें देखकर वोट मत दीजिएगा, मोदी जी को देखकर वोट करना है। तो सवाल यह है कि क्या अब तक कमल नहीं हुआ करता था, अब राजस्थान में कमल को सामने रखकर वोट मांगा जा रहा है? और यदि अब कमल के नाम पर वोट मांगा जा रहा है तो क्या यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है? जैसा कि पिछले दिनों आरएसएस के मुखपत्र में भी लिखा गया कि मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के आश्रय चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या यह बात खुद प्रधानमंत्री भी मानने लगे हैं कि अब उनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है? आखिर यह कैसा वक्त आ गया है कि जिन चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुके थे अब उन्हें बारी बारी से साथ लाना पड़ रहा है। हाल ही में आपने देखा कि जैसे ही विपक्षी गठबंधन इंडिया तैयार होता है तो भूला भटका एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री जी को याद आ जाता है। वो गठबंधन जिसकी मीटिंग पिछले कई सालों से नहीं हुई, अचानक बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर 37 लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है। तो सवाल यह है कि कमल को सामने रखना, गठबंधन को याद करना, ये किन मजबूरियों की निशानी है? उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठे हुए नजर आए और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पिछले दिनों सत्यपाल मलिक ने पुलवामा से लेकर कई 100 करोड़ के घूस तक तथा बीजेपी के एक मुख्यमंत्री को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे और यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भ्रष्टाचार करता है वो बना रहता है और जो भ्रष्टाचार पर सवाल करता है उसे हटा दिया जाता है। किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर भी सत्यपाल मलिक मुखर होकर अपनी ही सरकार का विरोध करते हुए नजर आए, सवाल करते हुए नजर आए, यानी जनता के मुद्दों से उन्होंने समझौता नहीं किया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ सत्यपाल मलिक का दिखना बीजेपी के लिए कुछ न कुछ नुकसानदायक ही होगा। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक जिस बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी भी राजस्थान में ठीक ठाक बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन में टूट की। दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहां बीजेपी का अस्तित्व था वो था कर्नाटक और वहां पर भयंकर वाली हार के बाद अब दक्षिण भारत के बीजेपी के साथी भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। तब उन लोगों ने फैसला किया था कि स्थानीय चुनाव के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, मगर अब पवन कल्याण की पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी कि तलाक 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 हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जो कि एक कथित घोटाले में फिलहाल जेल में हैं, उनका समर्थन करने की भी घोषणा कर दी है। पवन कल्याण का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी को इस वक्त समर्थन की जरूरत है, उनका वक्त मुश्किल चल रहा है, इसीलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। बीजेपी को टाटा बाय बाय, यानी कि बीजेपी के पास पहले ही गठबंधन में मजबूत साथी नहीं था। कहा जा रहा था कि इधर उधर से छिटपुट पार्टियों को बटोरकर बीजेपी ने संख्या तो बड़ी कर ली थी और अब उसमें से भी बारी बारी से लोग बारात छोड़कर जा रहे हैं। यानी एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत होने की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन आए दिन नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ साल पहले दुनिया में कोरोना महामारी आई थी कोविड-19 के रूप में। इस वक्त में किस किस तरीके की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी अभी तक तो आपको याद ही होगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया, आपदा में अवसर। शुरुआत में तो लोग इसे जनता के लिए दिया हुआ नारा समझ रहे थे, मगर बाद में आरोप लगाया गया कि दरअसल प्रधानमंत्री का यह नारा अपने लिए था कि आपदा में अवसर ढूंढ लिया जाए और इसी के तहत पीएम केयर्स फंड नाम का एक जुगाड़ निकाला गया। देश भर के लोगों से अपील की गई कि पीएम केयर फंड में दान करिए, कोरोना से लड़ना है। हालांकि जब ये बना था तब भी जानकारों ने ढेर सारे सवाल उठाए कि जब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से व्यवस्था बनी हुई है, बहुत साल पहले से बनी हुई है, तो आप नया फंड क्यों बना रहे हैं? हालांकि उस वक्त लोगों ने जो संदेह जताया था वो संदेह धीरे धीरे सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देश के लोग लगातार पीएम केयर फंड का हिसाब किताब देखना चाहते हैं, मगर देश की सरकार साफ साफ कहती है कि कोनो सरकारी फंड थोड़ी ना है कि हिसाब मांगोगे। वहीं लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिस फंड में देश की जनता से देश के प्रधानमंत्री दान करने के लिए कहते हैं और खुद उसके नाम में भी पीएम लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी करने वालों के खाते से बिना पूछे पैसा ले लिया गया। बताया जाता है कि सरकारी कंपनियों ने भी अच्छा खासा डोनेट किया था, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने भी पैसा दिया था। उधर खबर आई कि चीन की भी 4 कंपनियों ने करोड़ों रुपया इस फंड में दान किया था। फिर यह फंड प्राइवेट कैसे हो गया? क्या हिसाब किताब न देना पड़े इसका जुगाड़ पहले से ही निकाल
निकाल लिया गया था। यानी कि ये फंड बनाते वक्त ही मंशा यही थी कि जो भी मिलेगा उसको दबाकर बैठ जाएंगे, हिसाब किताब नहीं देंगे। और यदि कुछ ऐसा नहीं था तो हिसाब देने में दिक्कत किस बात की है? किसी भी अकाउंट का हिसाब कौन नहीं देता है? वही जो अकाउंट में गड़बड़ी करता है। और यदि गड़बड़ी नहीं की गई है तो फिर हिसाब देने में किस बात की प्रॉब्लम है? एक बार फिर से आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने की कोशिश की। जवाब में यही दिया गया, बताया गया कि ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाके पढ़ लीजिए। इसे शेयर करते हुए कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले की सरकार में आरटीआई के माध्यम से पीएम केयर फंड का हिसाब प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों नहीं दिखाता है? क्या इसे भी अडानी की झोली में डाल दिया गया? वैसे जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अडानी ग्रुप पर ढेर सारे आरोप लगाए गए थे, तब भी लोगों के बीच ये चर्चा उठी थी कि एक तरफ तो पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां गया, इसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ अडानी की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपया किसका है, उसका हिसाब भी नहीं दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से भारत की जनता से वसूला गया और उधर से बेनामी पैसा मित्र की कंपनियों में झोंक दिया गया? इस तरह की तमाम चर्चा जनता के बीच और लोगों के बीच सवाल बनकर उभर रही है, मगर यह सवाल आज भी सवाल ही है, इसका कहीं कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। और जब जवाब नहीं मिलता है तो संदेह पैदा होता है, और वो संदेह यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना की आपदा में ढेर सारा पैसा जुटाने का जुगाड़ बनाया, यानी कि अवसर बनाया, यानी आपदा में अवसर बनाया? हमारा कहीं किसी पर कोई आरोप नहीं है, आई एम खाली पूछिंग। वैसे पीएम केयर फंड को लेकर आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी बैंक से ढेर सारा लोन लेता है और लोन नहीं चुकाता है, जब बाद में पता चलता है कि ये चुका सकता था लेकिन नहीं चुकाया, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब सवाल यह है कि पीएम केयर फंड में जो व्यवस्था की गई, यानी कि ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, तो फिर क्या यहां भी विलफुल जैसा कुछ है कि पहले से ही जुगाड़ बना लिया गया था, सोच समझ कर बनाया गया था कि इसका हिसाब किताब नहीं देना है, जो भी आएगा सब दबाकर बैठ जाना है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।